देखो इंडियन पॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा जाने जाते हैं वो यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं। एक वो जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं और दूसरे वो जो किसी बड़े नाम के साए में रहते हैं। और दोनों टाइप्स का एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी विजिबिलिटी उनके अंदर खुद से नहीं आती बल्कि उनकी पार्टी से आती है, उनकी पार्टी की बैकिंग से आती है। वो खुद अपने बलबूते पे कुछ मायने नहीं रखते। तो एक ऐसा सवाल जो आज की पॉलिटिक्स में बहुत ही रेयरली पूछा जाता है वो ये है कि आज की पॉलिटिक्स में कोई अपने लिए लेवरेज कैसे बिल्ड कर सकता है बिना किसी बड़े फैमिली नेम के, बिना किसी मास मूवमेंट के, सिर्फ अपने एक्शन से, अपने खुद के बलबूते पे कैसे किया जा सकता है। और इस सवाल का आंसर एक बंदा देता है जो अभी राज्यसभा में बैठा है, एक सीए है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है और इंस्टाग्राम पे 100 से 150 मिलियन तक के व्यूज लाता है रील पे, जो कि आज तक कोई और पॉलिटिशियन नहीं कर पाया है। मैं बात कर रहा हूँ राघव चड्ढा की। लेकिन आज की वीडियो उनकी स्टोरी नहीं है बल्कि हम लोग एक्चुअली डिकोड करेंगे कैसे उन्होंने पॉलिटिक्स को यूज किया खुद के लिए, खुद का एक लेवरेज सिस्टम बनाने के लिए। दिस इज योर होस्ट अर्पेश शर्मा। अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हाइप करना, क्योंकि इस चैनल को ग्रो करने में मदद मिल सके। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। राघव चड्ढा 22 की उम्र में सीए, 33 की उम्र में सांसद। कभी केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी के नंबर 2 माने जाने वाले राघव चड्ढा क्या बीजेपी के पाले में जाएंगे? सो एक सेंट्रल क्वेश्चन है जो आज इस पूरी वीडियो को ड्राइव करेगा और वो ये है कि कोई पॉलिटिशियन अपनी पार्टी से कैसे बड़ा बन सकता है, और अगर हो जाता है तो पार्टी उसे रोकने की कोशिश करती है, उसको दबा देती है, या क्या एग्जैक्टली करती है और क्या चीज लॉजिकली सेंस बनाती है। क्योंकि अगर हम लोग एक तरफ एक लॉजिक से सोचे तो अगर कोई पॉलिटिशियन पॉपुलर हो रहा है, वायरल हो रहा है, इश्यूज उठा रहा है तो पार्टी को तो खुश होना चाहिए, उसको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, उस पर्टिकुलर लीडर को और प्रमोट करना चाहिए। लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को डिकोड करने की और समझने का ट्राई करेंगे हम इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि इसका रीजन सिर्फ राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बारे में नहीं है। ये रीजन हर पॉलिटिकल सिस्टम में काम करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। जब भी कोई इंडिविजुअल अपने होस्ट स्ट्रक्चर से ज्यादा वैल्यूएबल और बड़ा बनने की कोशिश करता है, सिस्टम उस पर रिएक्ट करता है, और वो रिएक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होता है। यूजुअली सिस्टम तुम्हें ग्रो करने देता है जब तक तुम्हारी ग्रोथ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। जिस दिन तुम्हारी ग्रोथ सिस्टम से ज्यादा हो गई, सिस्टम को एक डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। और ये सिर्फ पॉलिटिक्स का ही नहीं बल्कि पावर का एक बेसिक लॉ है। तो चलो इस पूरे मुद्दे को अब डिकोड करते हैं। अगले कुछ मिनट में जो बातें मैं करूंगा वो तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव देगा पॉलिटिक्स को देखने का। तो देखो, बेसिक कॉन्टेक्स्ट के लिए ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में एक सिंपल फॉर्मूला चलता है। पार्टी का नाम बड़ा होना चाहिए, पार्टी के सिंबल्स और पावरफुल होने चाहिए, और कैंडिडेट्स उसी सिंबल के नीचे खड़ा होता है। कैंडिडेट का अपना नाम सेकेंडरी चीज है। लोग कैंडिडेट को नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर सिंबल को वोट करते हैं। इसी वजह से कोई भी कैंडिडेट अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतता भी है तो उसके पार्टी का वेव होता है, कैंडिडेट का नहीं, क्योंकि कैंडिडेट का पर्सनल ब्रांड होना पार्टी के लिए इररेलेवेंट है। और ये मॉडल अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसी के साथ साथ अब एक पैरेलल मॉडल भी चल रहा है और वो है अटेंशन बेस्ड पॉलिटिक्स का। और ये जो लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को जानते हैं, लेकिन वो कौन सी पार्टी से है उसको नहीं जानते, उसको सपोर्ट नहीं करते। वो बस उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को पर्सनली फॉलो करते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट है। देखो, आज से 10-15 साल पहले जब सोशल मीडिया उतना नहीं चलता था, कोई भी पॉलिटिशियन का जो भी लेवरेज था वो उसकी खुद की पार्टी से आता था। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं जरूरी नहीं है एक पॉलिटिशियन का जो भी लेवरेज है, जो भी उसकी ऑडियंस है, जो भी उसके वोटर्स है, वो उसकी पार्टी से आए। वो अपनी ऑडियंस, वोटर्स और सपोर्टर्स अपने बलबूते पे ऑनलाइन खड़ी कर सकता है। और राघव चड्ढा इस शिफ्ट के क्लियर एग्जाम्पल है। सीए है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करी है और राज्यसभा में एक एमपी है आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन उनके इंस्टाग्राम रील के व्यूज इतने हैं कि आम आदमी पार्टी की कोई भी कम्युनिकेशन उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकती। एक इंडिविजुअल पॉलिटिशियन की पर्सनल रीच उस पार्टी से ज्यादा हो गई है जिस पार्टी ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया था। और कहीं ना कहीं इसी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। पार्टी तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन प्लेटफॉर्म से जो ऑडियंस बनती है वो तुम्हारी खुद की बनती है, पार्टी की नहीं। दोनों अलग अलग चीजें हैं और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राघव चड्ढा को पर्सनली जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और यही दिक्कत हो रही है पार्टी को, क्योंकि पार्टी ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे फायदा भी पार्टी का ही होना चाहिए। अब कहीं ना कहीं पार्टी का भी फायदा हो रहा है, लेकिन राघव चड्ढा का फायदा उससे काफी ज्यादा हो रहा है। इस चीज को आगे समझने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है और क्या डिफरेंट है। अब तुम शायद सोच रहे होगे कि यार अच्छा ही तो है, अगर वो बड़ा हो रहा है तो कंपनी का भी नाम हो रहा है, खुद का भी नाम बन रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है। मैं बताता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। कल को अगर राघव चड्ढा अपनी पार्टी शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? उनके जितने भी वोटर्स थे, सपोर्टर्स थे, वो सब लोग ऑटोमेटिकली दूसरी पार्टी में चले जाएंगे।
जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान हो सका है, स्पेशली आफ्टर अभी दिल्ली में ऑलरेडी वो इलेक्शन हार चुके हैं, जिसकी वजह से उनका एक बैड ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। दूसरी दिक्कत जो आम आदमी पार्टी को हो रही होगी वो ये है कि राघव चड्ढा की नेगोशिएशंस पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब उनको ऑलरेडी पता है कि यार उनकी इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन की फॉलोइंग है, उनके 50-100 मिलियन ऐसे ही आते रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो ऑब्वियसली ज्यादा नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, और अगर आम आदमी पार्टी नहीं मानेगी तो वो दूसरी पार्टी शिफ्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं चाहेगी, इसलिए वो क्या करेंगी, उस पर्टिकुलर पर्सन की पावर रिड्यूस करने का ट्राई करेगी, और आम आदमी पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही करा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एग्जैक्टली क्या करा है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो जो पार्लियामेंट होता है उसमें एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल पावर, मतलब ये एक पोजीशन है, एक रोल है, एक अथॉरिटी है। जैसे राज्यसभा डेप्यूटी लीडर होना एक इंस्टीट्यूशनल पावर है, जिसके पास की पोजीशन होती है, वो डिसाइड करता है कि कौन आम आदमी पार्टी के 10 एमपीज में से कौन बोलेगा, कब बोलेगा, कौन से टॉपिक पे बोलेगा। ये शेड्यूलिंग की पावर उसके पास होती है, और यही पावर राघव चड्ढा से छीन ली गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका एमपी का रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया, नहीं, उनके पास ये पावर नहीं है डिसाइड करने की, शेड्यूल करने की कि कौन कब किस टॉपिक पे बोलेगा, उनको कब बोलना है, किस टॉपिक पे बोलना है, कब शेड्यूल करना है। ये सारी जो पावर है उनके हाथ से छीन ली गई है। लेकिन इसकी नौबत एग्जैक्टली आई क्यों, और कैसे राघव चड्ढा ने अपना खुद का ब्रांड बना लिया थ्रू पार्लियामेंट, अब इस चीज को एग्जैक्टली डिकोड करता है। देखो, इंडियन पार्लियामेंट के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मेजॉरिटी दो काम में बिजी होते हैं, या तो अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं या अपोजिशन पे कंटिन्यूअसली अटैक करते हैं। और इससे क्या होता है, जो भी ऑडियंस है, जो भी देख रहा होता है, जो भी व्यूअर होता है, वो हमेशा डिवाइड हो जाता है। मतलब वो सिर्फ अपनी साइड के लोगों को सुनता है और दूसरी साइड को नहीं सुनता। इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट ये होता है कि एक पॉलिटिशियन की रीच परमानेंटली लिमिट हो जाती है उनके खुद के वोटर बेस को। वो कभी एक न्यूट्रल ऑडियंस को कभी एड्रेस कर ही नहीं पाते। लेकिन पोस्ट 2022 राघव चड्ढा ने एक डिफरेंट पोजीशनिंग चूज करी। वो पार्लियामेंट में जाते थे और उन मुद्दों पे बात करते थे जिन पे और कोई नहीं करता था, जैसे इन्फ्लेशन लिंक्ड सैलरी, बैंकिंग हिडन चार्जेस, पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग, जीएसटी का बर्डन, फेक लेबल्स ऑन पैकेज्ड फूड्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर का स्ट्राइक सिस्टम। अगर तुम सोच रहे हो कि इन टॉपिक्स के बारे में क्या अलग है, अलग ये है कि ये टॉपिक्स ना बीजेपी को टारगेटेड करके बनाए गए हैं, ना कांग्रेस को, ना आम आदमी पार्टी के लिए। ये किसी के लिए भी लिंक्ड नहीं है। जो भी चीजें सुनेगा जरूरी नहीं है उसका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो भी। जब भी तुम पार्टी की बातें करते हो ऑडिशन हमेशा कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाती है, लेकिन जब भी तुम पूरे इंडिया की बात करते हो ऑडियंस मल्टीप्लाई होने लग जाती है। और राघव चड्ढा ने ये चॉइस बहुत ही डेलिबरेटली चूज करी, और इसी एक चॉइस की वजह से आज उनकी रीच बहुत ही एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई हो चुकी है। और इसी चीज का पूरा एक दूसरा डायमेंशन भी है, राघव चड्ढा एक स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल स्लॉट में फिट होते हैं, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स में जेन्युइनली बहुत रेयर है। वो एक सीए है, एज अ रिजल्ट वो फाइनेंस, टैक्स, बैंकिंग, जीएसटी, इन सारे टॉपिक्स पे टेक्निकली बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। ऑक्सफोर्ड का बैकग्राउंड है, इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी आती है। ये कॉम्बिनेशन टेक्निकल स्किल्स प्लस कम्युनिकेशन उनको एक ऐसी एबिलिटी देता है जो सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी वैल्यू ऐड करती है। इसी के साथ जब भी राघव चड्ढा पार्लियामेंट में बातें करते हैं वो कभी भी स्लोगन स्टाइल में बातें नहीं करते, हमेशा डेटा पे, स्पेसिफिक फैक्ट्स और इश्यूज पे बातें करते हैं। और सोशल मीडिया पे जो कि क्लिप्स चलती है वो पार्लियामेंट फ्लोर से आती हैं, जिसमें बेसिकली क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी इनहेरेंट होती है, क्योंकि वो ऑफिशियल सेटिंग में होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे बोलते हैं। लोगों को पता होता है कि कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं है बल्कि रियल एक्शन है, रियल क्लिप्स है, जिससे ऑटोमेटिकली ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ऑल्सो ये कहीं ना कहीं रेयर है जहाँ पे पार्लियामेंट वाले लोग प्रॉपर डेटा पे बात करते हैं। हमने देखा है कैसे काफी लोग बस चिल्लाते रहते हैं ऑन दी पार्लियामेंट, जिसकी वजह से इनको एक और एज मिल जाता है। सो उनकी पोजीशन एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है, टेक्निकल क्रेडिबिलिटी प्लस क्रॉस पार्टी अपील प्लस ऑथेंटिक सोर्सेज, तीनों जब साथ में काम करते हैं एक वायरल सिस्टम बन जाता है। सो बेसिकली राघव चड्ढा ने ये सब चीजें करके एसेंशियली पार्लियामेंट को अपना कंटेंट स्टूडियो बना लिया है। फॉर्मेट बहुत ज्यादा सिंपल है, एक स्पेसिफिक इशू उठाओ, उस पर प्रिसाइजली रिसर्च कर लो, पार्लियामेंट में एक फोकस स्पीच दो, उस स्पीच को क्लिप करो और वो क्लिप सोशल मीडिया पे चलेंगी, और ये सारी क्लिप्स रीडिस्ट्रीब्यूट होगी फैन पेजेस पे, मीम पेजेस पे। क्लिपर्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑलरेडी रेडी है और उनका जो कंटेंट है वो जेन्युइनली शेयरेबल भी होता है, इसलिए हर एक चीज वायरल चली जाती है। जिनको नहीं पता क्लिपिंग सिस्टम क्या होता है उनको फटाफट बता देता हूँ। क्लिपिंग ये होता है बेसिकली आपका कुछ स्पीच होता है या कुछ भी आपकी क्लिप्स होती है उसको काट के अलग अलग मीम पेजेस पर डाला जाता है, फैन पेजेस बनाए जाते हैं, एक ही कंटेंट को 10 अलग जगह गाने चला के पोस्ट किया जाता है। ये करने के पैसे मिलते हैं, जो बड़े बड़े पेजेस होते हैं ये भी बहुत चीप रेट में ऐसी क्लिप्स डाल देते हैं, और इसी पूरे नेटवर्क को क्रिएट करना, एक हाइप क्रिएट करना, इसी को हम क्लिपिंग कहते हैं। और ये सब करने का क्यूमुलेटिव रिजल्ट क्या हुआ, उनकी पर्सनल ऑडियंस उनकी पार्टी की ऑडियंस से इंडिपेंडेंट हो गई। वो राघव चड्ढा को फॉलो कर रहे थे उनकी आइडियाज के लिए, ना कि आम आदमी पार्टी को। और ये सब कुछ तब जब वो एक अपोजिशन पार्टी में है, ना कि सेंटर पावर में। ये चीज इंडियन पॉलिटिक्स में जेन्युइनली रेयर है। और अगर तुम सोचो ये सब एक ओवरनाइट चीज है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट किया गया है। अगर टाइम में थोड़ा पीछे जाए तो 2022 से पहले राघव चड्ढा का रोल प्राइमरी एक अग्रेसिव पार्टी स्पोक्समैन का था। टीवी डिबेट्स में जाना, अपोजिशन को टारगेट करना, पार्टी की पोजीशन को डिफेंड करना, ये सारा रोल बहुत ही क्लियरली डिफाइंड था। लेकिन ये करने से ग्रोथ कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, क्योंकि तुम बस अपनी पार्टी, अपने वोटर्स से बात कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो, उन्हीं को टारगेट कर सकते हो। लेकिन 2022 के बाद ये पैटर्न कंप्लीटली शिफ्ट हो गया।
पार्टी स्पेसिफिक अटैक्स बंद हो गए, अपोजिशन टारगेटिंग लगभग खत्म हो गई। फोकस किस पे शिफ्ट हो गया? सिस्टमैटिक इश्यूज पे, पॉलिसी गैप्स पे, कंज्यूमर राइट्स पे, डेमोग्राफिक रिफॉर्म्स पे। और ये सारा शिफ्ट सिर्फ कंटेंट स्ट्रैटेजी का नहीं था बल्कि ऑडियंस स्ट्रैटेजी का था। जब तुम सिर्फ पार्टी की बातें करते हो तुम्हारा ऑडियंस सिर्फ पार्टी सपोर्टर्स है। जब तुम इंडिया की बात करते हो तुम्हारा ऑडियंस लिटरली पूरा इंडिया बन जाता है। और ये शिफ्ट बहुत ही डेलिबरेटली किया गया था। इसी के साथ इस पूरे पिवट का एक और डायमेंशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका पब्लिक साइलेंस। जब केजरीवाल ईडी के अगेंस्ट अरेस्ट हुए 2024 में, पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पे आ गई, प्रोटेस्ट करे, स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन राघव चड्ढा लंदन में थे, उन्होंने बस 2 ट्वीट डाले और वापस भी नहीं आए। वो पॉलिटिकली कॉस्टली था इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन स्ट्रैटेजिक मैसेज किया गया, मेरी आइडेंटिटी पार्टी इवेंट से टाइड नहीं है, मैं अपना नरेटिव खुद कंट्रोल करता हूँ। केजरीवाल की बेल हुई, साइलेंस। दिल्ली इलेक्शन लॉस के बाद साइलेंस। कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया तो भी साइलेंस। एक के बाद एक सिस्टमैटिकली अपनी पब्लिक आइडेंटिटी को आम आदमी पार्टी स्पेसिफिक इवेंट से अलग कर दिया। ये एक बहुत ही केयरफुल पोजीशनिंग थी, ये बोलते हुए कि आई एम नॉट अगेंस्ट आम आदमी पार्टी बट आई एम नॉट जस्ट विद आम आदमी पार्टी। और दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि आफ्टर ऑल साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है अगर केयरफुली चूज किया जाए तो। अब ये सारी चीज एक बार आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करो। तुम एक पॉलिटिशियन को प्लेटफॉर्म देते हो, तुम्हारे एमपी सीट ने उन्हें पार्लियामेंट में जगह दी, तुम्हारे पार्टी नेम ने उनको क्रेडिबिलिटी दी, उनके स्पीचेस मिले क्योंकि तुमने उनको एक्सेस दिया। लेकिन ये सारे स्पीचेस बोल के उन्होंने खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया, जिससे उन्हें खुद को पर्सनल लेवल पे फायदा हुआ, पार्टी को नहीं। और जो ब्रांड बिल्ड हो रहा है वो तुमसे इंडिपेंडेंट हो गया है। इसका मतलब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन रिटर्न कोई और ले रहा है। अब हम दूसरी तरफ राघव चड्ढा का पर्सपेक्टिव देखते हैं। वो पार्लियामेंट में है और वो उन इश्यूज को उठा रहे हैं जिसकी डिमांड पूरा इंडिया कर रहा है। पार्टी के सीट से ज्यादा खुद फायदा उठा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं वो पार्टी को भी एक विजिबिलिटी दे रहे हैं। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हमें दोनों के पर्सपेक्टिव जस्टिफाइड लगते हैं, पर यहीं पे चीजें थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, क्योंकि जब भी किसी इंडिविजुअल का पर्सनल लेवरेज उसकी होस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, होस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली डिस्कम्फर्ट फील करने लगती है। और ये चीज हर जगह होती है, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, भले वो कॉर्पोरेट्स हो या मीडिया हो। सो जब भी कोई इंडिविजुअल किसी सिस्टम में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है, सिस्टम के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, 2 चॉइसेस होता है। पहला ऑप्शन एब्जॉर्व कर लो, उन्हें और ज्यादा पावर दो, उन्हें ज्यादा अलाइन करो, उनको ग्रोथ दो, हर डायरेक्शन में जो चीज वो डिमांड करते हैं वो चीज दो। ये चीज तभी काम करती है जब इंडिविजुअल के एम्बिशंस और पार्टी के एम्बिशंस साइमल्टेनियसली अलाइन करते हो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इंडिविजुअल की पावर लिमिट कर दो, उनकी एक्सेस रिड्यूस कर दो, उनकी विजिबिलिटी कंट्रोल कर लो, उन्हें स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज दे दो। और आम आदमी पार्टी ने ऑप्शन 2 चूज किया, उन्होंने राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर पोजीशन से रिमूव कर दिया। वो अभी भी 2028 तक एमपी हैं, लेकिन डेप्यूटी लीडर पोजीशन का एक स्पेसिफिक पावर ये था कि पार्लियामेंट में शेड्यूलिंग करना, किस इशू पे कौन बोलेगा, किस एमपी को कब बोलने का टाइम मिलेगा, ये सब डिसाइड करना, ये सारी अथॉरिटी थी उनके पास जो अब नहीं रही है। और यही चीज कंट्रोल मैकेनिज्म का एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। जब भी किसी चीज को कंट्रोल करना होता है तो हम लोग उसको जड़ से नहीं काटते बल्कि उसको न्यूट्रिशन देना बंद कर देते हैं। राज्यसभा से सीट नहीं ले सकते लेकिन पार्लियामेंट में स्पीकिंग टाइम रोक सकते हैं, और इस केस में वो स्पीकिंग टाइम क्रिटिकल था उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए। वही एक रॉ मटेरियल की तरह काम कर रहा था जो उनको सोशल मीडिया पे अच्छा प्रेजेंस दे रहा था। पार्लियामेंट की स्पीचेस करती थी, 100, 150, 50 मिलियन व्यूज आते थे, और यही उनका सिस्टम था जो उनको लगातार फेमस कर रहा था। तो यही थी पूरी एक कहानी जहाँ पे एक सीए, एक ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड यंग पॉलिटिशियंस ने एक सिस्टम के अंदर एक खुद का अलग सिस्टम बनाया, पार्लियामेंट को कंटेंट सोर्स बनाया, वो इश्यूज उठाए जो क्रॉस पार्टी ऑडियंस तक पहुंचे, ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूशन से खुद का एक पर्सनल ब्रांड बनाया, पार्टी के अंदर रह के पार्टी से बड़े बने। और एज अ रिजल्ट जो पार्टी ने किया वो बस उनको एक कंट्रोल करने का मैकेनिक्स था। और अभी जैसी सिचुएशन चल रही है, राघव चड्ढा 2028 तक राज्यसभा में एमपी हैं और वो पोजीशन उनसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्या वो खुद की पार्टी खोलते हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, या इसी पार्टी में कंटिन्यू करते हैं, ये सारी वो चीजें जिसमें बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस हैं और जिसपे मेरे को कमेंट नहीं करना क्योंकि वो फैक्ट्स नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ वो ये है कि जब भी एक पॉलिटिशियन जब अपना खुद का एक पर्सनल लेवरेज बिल्ड कर लेता है, अपनी पार्टी से इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो पॉलिटिशियन के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, नेगोशिएशन पावर्स बढ़ जाती हैं। और राघव चड्ढा की ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सीडेंट से नहीं आई है बल्कि डेलिबरेटली उन्होंने प्लान करी है। और ये लेसन सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि हर सिस्टम में काम करता है। अनकंफर्टेबल ट्रुथ यही है कि सिस्टम कभी नहीं चाहता कि तुम जेन्युइनली सिस्टम से बड़े बनो और इंडिपेंडेंट बनो। वो तुम्हें ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी देता है सिर्फ तब तक जब तक तुम उससे बड़े ना हो जाओ। अगर तुम्हें आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि तुम्हारे क्या ओपिनियंस है, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।